ये दिल्ली से देखने आए कि वो पूरा भारत कोटा में कैसे आ गया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। सब गाओ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आगे याद है? आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। पता क्या, तमन्ना तो की शैतानी करें, मस्ती करें, लेकिन फिर दिल को समझाया कि नहीं, हम भारतवासी अनुशासन में रहने। आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। बहुत याद आएगी आपकी। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आपके जमाने का एक गाना गवाएं, केशव सर से गवाते हैं क्या? आगे क्या केशव? केशव सर, केशव सर, शरबत कौन सा था वो, शरबत वाला? यस यस। म्यूजिक। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया,
रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी, और तू जन के सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी। ओ सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुल झड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया। 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 बताओ केसरिया रंग कहाँ होता है? हमारे देश के होता है। चलिए अब मैं बुला रहा हूं अविरल सर को। देखिए, संगीत का आनंद लीजिए और उससे कुछ सकारात्मकता अनुभव करिए। बस जो हमारे सीखने की बात है वो सीखिए। हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपको याद है कि नहीं है? तो हमारी प्रतीक्षा की घड़ियां बहुत अच्छे से बीतनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मूंगफली खा के बिता दें। हेलो हेलो हेलो, ठीक। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुनगानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुनगानी ले गई। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा। कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। तालियों का म्यूजिक। टूटी पुरवाई कोई ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, ओ दूधों की मल्हाई कोई
मिट्टी की सुरहाई रास्ता देखे, हो लंबी फुरवाई कोई जिंदों की फुराई रास्ता देखे, हो नंगाई कोई दूधों की मलाई रास्ता देखे, कैसी तेरी खुद गर्जी नब 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 ने नाम तेरी, कैसी तेरी खुद गर्जी है प्रीत पुरानी बिसरी, मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर, दूध के अंदर क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया। थैंक यू सो मच। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद लगा लो पानी। ये क्या भाव पैदा हो रहे हैं हमारे हृदय में। हम उन सैनिकों को याद कर रहे हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके प्राणों की वैल्यू देखिए आप। मातृभूमि की रक्षा के लिए, किसी अच्छे कार्य के हेतु के लिए, किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ये जीवन इतना अनमोल है। इस जीवन को पाना और इसका सही सदुपयोग करना यह जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और आप तो जीवन के उस काल में हैं कि हम में से यहाँ जितने बैठे, विशेषकर हमारी मातुश्री भी आज यहाँ विराज रही हैं। शी इज़ अराउंड 78। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। अन्यथा हम तो ये कह सकते हैं, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो। क्या है इसके आगे? वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती। बनाई आपने कभी? कागज के हवाई जहाज तो आपने बनाए होंगे, रफ कॉपी में से कि फेयर कॉपी में से? पन्ना फाड़ा। हेलो, आपने भी बनाए होंगे श्रीमान, हवाई जहाज तो बनाए होंगे आपने अपनी कॉपी में से निकाल के। और फिर कहां तक गया था वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। थोड़ा पीछे चलें। अभी आप युवा हैं, किशोर हैं, लेकिन थोड़ा बचपन की ओर चलते हैं। आप क्या क्या करते थे? हम तो सब करते ही थे, याद करते हैं।
मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। कुछ याद आ रहा है क्या? शैतान थे ना आप सब पहले? बताओ कौन कौन शैतान नहीं था, हाथ ऊपर करो। आप लोग शैतान नहीं थे? ऐसा कैसे हो सकता है? आप थे कि नहीं थे? बचपन में आप नटखट नहीं थे क्या? हम तो थे भाई। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना। वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना। वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना। गुड़िया की शादी, उसमें लड़ना झगड़ना। कैसे लड़ते थे? झगड़ के बताओ आपस में, पास वाले से झगड़ के बताओ। नहीं, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना। वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो झूलों से गिरना और गिर के संभलना। वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे। वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज, देखिए अपनी अपनी कश्ती चला दो एक बार, हाथ से बनाओ, बनाओ अपना अपना हवाई जहाज बनाओ। सब ऐसे इशारे से बनाओ, फाड़ना मत कागज। बनाओ अपना अपना हवाई जहाज बनाओ। बन गया? हाथ में ले लो ऐसे ऊपर हवाई जहाज अपना। अब चूंकि पानी में नहीं तो हवा में ही सही, अपना जेट। 1 2, कहां गया? आपकी। वेरी गुड। बचपन में आपके भी तो जहाज चलते थे? बिल्कुल, मालिक थे हम हवाई जहाज के और पानी के जहाज के मालिक थे। घर की बाल्टी में चलते थे? खुद ही बनाते थे और खुद ही चलाते थे। बाल्टी में चलाते थे। चलिए एक भजन गाएं, क्योंकि जो हमारे मध्य आ रही है ना, उनका नाम है निर्मला जी सीतारमण। कितना सुंदर नाम है, नाम की महिमा देखिए। ओ राधे राधे। देखिए मजा आएगा जब आपकी तालियां बजेंगी। बढ़िया बढ़िया।
ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। बिहार से कौन कौन आए बिहार वाले? ओ अरे राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बैठे बैठे नाचिए। अरे राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा तेरी चंदा चकोर है दीवानी, अरे राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा तेरी चंदा चकोर है दीवानी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो नाम है बिहारी। तो राधे 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 रटो चल आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चल आएंगे बिहारी। और राधा मेरी नथनी तो कंगन बिहारी, राधा मेरी नथनी तो कंगन बिहारी, अरे राधा मेरी नथनी तो कंगन बिहारी, राधा मेरी नथनी तो कंगन बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो नाम है बिहारी। ओ राधे राधे हे! राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी फिजिक्स तो केमिस्ट्री बिहारी, राधा मेरी फिजिक्स तो केमिस्ट्री बिहारी, राधा मेरी साइंस तो कॉमर्स बिहारी, राधा मेरी साइंस तो कॉमर्स बिहारी। मेरे को लगता है सबका मन है कि एक बार अपनी जगह खड़े होके नाच लें, तो अपनी जगह खड़े होके नाच के उसी 6 इंच के दायरे में वापस बैठ जाना। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। तो राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अरे राधा मेरी सीता तो रमण बिहारी, राधा मेरी सीता तो रमन बिहारी, अरे राधा मेरे ओम तो बिरला बिहारी, राधा मेरे ओम तो राम है बिहारी। सभी को प्रभु के समान सम्मान दे रहे हैं हम। राधा मेरी सीता तो रमण बिहारी, राधा मेरी सीता तो रमन बिहारी, राधा मेरे ओम तो बिरला बिहारी, राधा मेरे ओम तो निर्मला बिहारी। तो राधे राधे ओए हे! राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले
बोलो एक बार सब, राधे राधे हो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। तो राधे राधे हे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, तो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। विद इन 5 सेकेंड्स अपनी अपनी कुर्सी, अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। आप लोगों के इस सकारात्मक भावों से दिल्ली वाले निश्चित रूप से आह्लादित हैं, है ना साहब? जरा तालियां बजा दीजिए अगर हमारे बच्चों के लिए। वैसे भी ऐसा खिलता हुआ खुशबू भरा सकारात्मक मधुबन सदा खुशबू देता है। मधुबन खुशबू देता है। सब देते हैं, हम भी कुछ देना सीखें। सागर सावन देता है और जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सागर क्या देता है? सागर कौन सा वाला सावन? सावन का महीना आता है, जियर झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मौजवा करे जो हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। कहाँ जाना है? जहाँ हमको जीवन में प्रेरणा देने वाले हमारे शुभ चिंतक, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे वरिष्ठ जो हमको दिशा दें। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे मोर। आपको तो सब अच्छे अच्छे गाने आते हैं भाई, संगीत से प्रेम है क्या? संगीत सुनते हैं? डिस्को या सुगम? ज्यादा कौन सा? ज्यादा देर तक कौन सा स्थायी रहता है, कौन सा याद रहता है? सुगम। भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, संगीत में इतनी शक्ति है कि दीपक जला देते थे लोग, बारिश कर देते थे। सुना है आपने? बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, बड़े होके कुछ बनोगे, सब कुछ ना सब कुछ बनोगे। हाँ, बढ़िया। एफएम की सुनते हैं कि नहीं आप? कौन कौन सुनता है? जो नहीं सुनता उसको सुनना चाहिए। एफएम का मतलब फादर मदर। बजाओ ताली अपने।
जन्मदाता है जो ज्ञान जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। ओ कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जी से जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। अब हम बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। ओ इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम ना जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है। हम गाएंगे कि आप भी गाओगे भाई? ये बात सच है ना? सच है ना? हमारे सामने यदि भगवान के कोई तुल्य है तो हमारे माता पिता हैं। आइए सब मिलके पूरे मनोभाव से, मनोयोग से, पूरी ऊर्जा से, शक्ति से, हृदय में, कंठ में और भावों में जितना भी उत्साह है उन सबके साथ एक बार शुरू से आगे ऑन द वे हैं। हम भी सब ऑन द वे हैं। 1 2 3। जो नहीं गाए वो पहले हाथ ऊपर कर दो। जिसको नहीं याद हुआ वो बता दो। सबको दोनों प्रथम 2 पंक्तियां याद हैं? प्यारे प्यारे नौजवानों, बच्चों, पीछे वाले याद है? सबके लिए माता पिता का वही स्थान है अपने जीवन में, आदर तुल्य, श्रद्धा। चलिए 1 2 3। ये तो
चलो एक स्पर्धा करते हैं। पहले हमारी कन्याएं। इस समय हमारे नौजवान युवा देश के कर्णधार, आप देखिए इनकी शक्ति देखिए, फिर आपका भी नंबर आएगा। एक स्पर्धा है छोटी सी। 1 2 3, सिर्फ कन्याएं। 1 2 3। ये तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक एक सैनिक हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण है। भले ही संख्या में हमारे छात्र नौजवान कम है, लेकिन उनकी भी आवाज हम सुनेंगे आज। 1 2 3। ये तो अगर फिर भैया सुगम संगीत है ना, हो हुल्लड़ नहीं। दोबारा अवसर देते हैं, एक अटेम्प्ट और। समझ में आना चाहिए ना, क्या सच है क्या झूठ है। एक बार दोबारा। आपके सम्मान में इतनी तालियां बजेंगी, आपकी बहनें बजाएंगी, आप देखना। बजाएंगे ना, पहले भी बजा दी, बाद में बजाएंगे। अब एक मिनट शांति। 1 2 3। ये तो बहुत बढ़िया भाव में उनके नेत्रों से जल बह निकला है। ताली बजाइए जोरदार अपने भैयाओं के लिए। भारत मेरा, समस्त भारतीय मेरे, ये प्रतिज्ञा सिर्फ करने की नहीं है, निभाने की। बड़े अच्छे, क्या क्या प्रकृति से प्रेम है आपको? प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो नहीं करते आप? प्रकृति को गंदा करते हैं? हाँ, कचरा यहां कहां फेंक देते हैं। कैसे स्वच्छ भारत बनेगा? कैसे बनेगा? अपने आप? अकेले मोदी जी बना देंगे? कौन बनाएगा स्वच्छ भारत? ये धरती, ये नदियां, और आपके लिए तब जब आप इस प्रतिज्ञा को मेंटेन करेंगे। और तुम बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियां, ये रहना, और तुम हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को सच लगते हैं ये, मगर अच्छे, सच्चे अच्छे। सत्य के साथ एक बात जुड़ी हुई है भाई। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन तो सत्य की राह पे चलने वाले को हमेशा विजय मिलती है। समय लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। ऐसे अनेकों हजारों हमने युवा देखे जो बनना तो चाहते थे डॉक्टर, लेकिन बन गए कलेक्टर। उस नगर के सारे डॉक्टर उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो आपको ईश्वर क्या बनाना चाहता है?
वो सिर्फ ये देखना चाहता है तेरा काम मेहनत करना है। मेहनत करो, जो मंजिल आपके लिए निश्चित होगी वो बहुत अच्छी होगी। राइट? बजाओ अपने लिए ताली एक बार। लेकिन सर ये बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें हाँ भरी ना उन्होंने, तो वो तो दही बड़े और आलू बड़े के लिए करी थी उन्होंने। आप जिनके करीब होते हैं, हम सब साथ हैं ना, हमारे दिल मिले हुए हैं, हमारे मन मिले हुए हैं, तभी तो हम मिलकर एक कार्य कर रहे हैं। इस कार्य का अगर अंततः कोई नाम दिया जाए तो राष्ट्र निर्माण, भारत माता की सेवा। नहीं समझ में आया? सिर्फ मरीज देखोगे? सिर्फ टैक्स का रिटर्न भरोगे? क्या गा रहे थे हम? आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब हो, ये आपको सबसे पहले अपने आप से कहना चाहिए। हम अपने साथ रहें, अपने दिल के साथ रहें, अपने मन के साथ रहें। अपने से जब तक नहीं जुड़ेंगे तो कैसे दूसरों से जुड़ेंगे? अपने से जुड़ना पॉजिटिविटी का सबसे श्रेष्ठतम परिस्थिति है। और क्या गाएं? दो लाइनें गजल की गा दें, क्योंकि सब तरह का माहौल है जी। प्रेम हमारा प्रकृति में भी है, भाई बहन में भी है, माता पिता में भी है। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर सर। आप सब भी गाते हैं ना? बाथरूम में कौन नहीं गाता? सब गाते हैं, क्योंकि बाथरूम में हम सबसे ज्यादा खुश अवस्था में होते हैं, कोई टेंशन नहीं, इसलिए गाते हैं। इसलिए गाना अपनी खुशी को इजहार करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है, जरूर गाना चाहिए। अरे ठंडे ठंडे पानी से गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। कौन नहाता ठंडे ठंडे पानी से? -3 4 2 1 0। चित्त की शुद्धि बहुत जरूरी है। तन की तो करें, लेकिन चित्त मतलब हृदय, हमारा मन हमेशा निर्मल होना चाहिए, तभी तो हमारे नाम के आगे लगता है निर्मला। आ रही हैं आज निर्मला जी हमारे बीच में, उन्हीं को तो हम बुला रहे हैं, इसीलिए तो निर्मला। चलिए 2 लाइन गाएंगे, पता नहीं वो आ जाए तो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कोई फिल्मी सफर में चल रहे हो, हम संगीत के सफर में चल रहे हैं, खुशी के सफर में चल रहे हैं। नीचे आ गए, चलिए। चलिए निर्मला जी आ रही हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि लघु भारत यहाँ बैठा है और भारत का गुणगान कर रहा है। इसलिए सामूहिक रूप से, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य
सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती जो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय। हर भारतीय की आवाज आनी चाहिए। जय भारती, 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 जय। सबकी आवाज आनी चाहिए और सब खड़े होकर अभिवादन करिएगा गाते हुए, जैसे ही निर्मला जी आए। जय भारती, 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 जय। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा, जय भारती, 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 जय भारती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जोरदार तालियों से हमारी आज की अतिथि महोदया और अतिथि महोदय दोनों का जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। लगना चाहिए कि पूरा भारत यहां पर उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। नया साल 2023 भारत के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है क्योंकि भारत G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है और ये हम सभी के लिए विशेष अवसर है कि हम भारत की जो प्रगति रही है उसे विश्व तक पहुंचाएं और साथ ही जो देश का सामर्थ्य है उसे और बढ़ाएं। भारत ने सपना लिया है कि जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएं
और इस सपने को पूरा करने के लिए युवा शक्ति अहम भूमिका निभाएगी। तो एक बार देश की युवा शक्ति के लिए जोरदार तालियां। राजस्थान की कोटा नगरी, शिक्षा की नगरी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा की काशी की संज्ञा दी थी, और कोटा के ही सांसद माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हमारे साथ हैं। तालियों से अभिनंदन कीजिए। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आपके जहन में बहुत से सवाल होंगे। आज विशेष रूप से हमारे बीच माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री मौजूद हैं, जो आपको संबोधित भी करेंगी और आपसे संवाद भी करेंगी। बहुत बहुत अभिनंदन मैडम निर्मला सीतारमन जी का। और जैसे कि एलन के हर कार्यक्रम में परंपरा होती है, शुभ कार्य का आगाज दीप प्रज्वलन के साथ, तो मैं निवेदन करता हूं माननीय मैडम निर्मला सीतारमन जी से, ओम बिरला जी से, कृपया मंच पर आएं और दीप प्रज्वलित करें ताकि कार्यक्रम का शुभ आरंभ कर सकें। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कृष्णा देवी माहेश्वरी जी को, एलन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स माहेश्वरी ब्रदर्स की माता जी, गोविंद माहेश्वरी सर को, ब्रजेश माहेश्वरी सर को, और साथ ही करियर पॉइंट के डायरेक्टर ओम माहेश्वरी जी को। मैं निवेदन करता हूं अतिथिगण से, कृपया मंच पर ही रहें। माननीय ओम बिरला जी, निर्मला जी, कृपया मंच पर ही आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। प्लीज कम। हम कामना करते हैं कि दीप की ये रोशनी हम सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। प्लीज कम। मैं निवेदन करना चाहूंगा कृष्णा देवी माहेश्वरी जी से कि कृपया मैडम निर्मला सीतारमन, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का आप स्वागत करें। उन्हें उपरना प्रदान कर सम्मानित करें। गोविंद माहेश्वरी सर, ओम माहेश्वरी सर, प्लीज कम। बहुत बहुत अभिनंदन निर्मला जी आपका। आज आपकी गरिमामय उपस्थिति से युवा शक्ति उत्साहित है। मैं आग्रह करूंगा गोविंद माहेश्वरी सर से, ब्रजेश माहेश्वरी सर से और ओम माहेश्वरी सर से, कृपया ओम बिरला जी का स्वागत उपरना प्रदान करके करें।
गोविंद सर, नवीन सर, आप सबसे आग्रह है कि पुष्पहार से भी अतिथिगण का स्वागत करें। और अब गोविंद सर और ब्रजेश माहेश्वरी सर से आग्रह प्रार्थना के लिए जी। आइए हम सब आज के इस युवा शक्ति संवाद आयोजन को, आइए नितिन जी आप भी अभिनंदन कर दीजिए। नितिन विजय जी भी फूलों से अतिथिगण का स्वागत करना चाहते हैं। थैंक यू। न केवल देश बल्कि विदेश से भी विद्यार्थी कोटा की नगरी आते हैं। और प्रार्थना के बाद पुष्पहार से भी हम अतिथिगण का स्वागत करना चाहेंगे। ये आप सबकी तरफ से है, आप सब बच्चों की तरफ से। शहीद परिवार के जो बच्चे हैं उसमें से 3 बच्चे लड़कियां ऊपर आ जाएं, 3 गर्ल्स, वो भी एक फूलों से मैडम का अभिनंदन करेंगी। शहीद परिवार के जो बच्चे हैं 3 बच्चे ऊपर आ जाएं, जल्दी से आ जाएं बच्चे 3 कोई से भी। हाँ कम, एनी 3 स्टूडेंट्स प्लीज कम, गर्ल्स प्लीज कम। और उनकी तरफ से भी एक हम फूल बड़ा जो माला है वो मैडम का अभिनंदन। आ जाइए स्टेज पे, आ जाइए 3। देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने प्राण भी न्यौछावर किए, एक बार हम उनका स्मरण करते हैं और उनके लिए भी तालियां। उनके परिवार को भी हम नमन करते हैं। और अब गोविंद सर और ब्रजेश सर से आग्रह प्रार्थना के लिए। आइए हम सब अपने आप को प्रार्थना के भावों में और मुद्रा में ले आएं। अपने स्थान पर बैठे बैठे ही नैनों को मूंद के, हाथ को जोड़कर परमपिता परमात्मा से ऊर्जा, शक्ति, आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रार्थना करें। सब मेरे साथ जुड़िए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत बहुत धन्यवाद सभागार को प्रार्थना भाव से भरने के लिए। और अब गोविंद माहेश्वरी सर से आग्रह उनके स्वागत संबोधन के लिए। जय भारत। सब भारतीय बोलेंगे जय भारत। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपरांत इस अमृत काल की पावन बेला में जब हमारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और उसमें हम सब अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, ऐसे अवसर पर शिक्षा की काशी कोटा नगरी में आज हमारे मध्य में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष के ऐसी दो महान विभूतियां हमारे मध्य आकर उपस्थित हुई हैं, विराजित हुई हैं। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी सीतारमण, जिनके कंधों पर भारत की अर्थव्यवस्था का वो भार है जो भारत को निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए आकाश की ऊंचाइयों को देखने के लिए हम सबके साथ देख रहा है। और हमारे ही अपने कोटा नगर की गौरव शान और हम सबके चहेते, हम सबका प्रतिनिधित्व करने वाले और पूरी इस लोकसभा को एक बहुत ही सौम्य शैली में नियंत्रित करके संचालित करने वाले हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला, आप दोनों विभूतियों का हम इस परिसर में, इस शिक्षा नगरी में सभी विद्यार्थियों की ओर से, सभी शैक्षणिक प्रतिष्ठानों की ओर से, पूरे कोटा नगर की ओर से बहुत बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज इस अवसर पर हमारे मध्य में स्थानीय, प्रांत स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय अनेक ऐसे विद्वगण, अनेक ऐसे अधिकारीगण भी पधार कर उपस्थित हुए हैं। उन सबका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
बच्चों, युवा शक्ति संवाद, जैसा कि नाम से ही हम सबको परिलक्षित हो रहा है, युवा जो शक्ति का केंद्र है, युवा जिनके ऊपर देश की प्रगति आधारित है, आज ऐसे ही संवाद को हम सबके बीच में संपादित करने का अवसर हमें मिल रहा है। और हम सब इस शैक्षणिक नगरी के माध्यम से, जिसमें लघु भारत बसता है, आज भारत के प्रत्येक प्रांत से विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब आपके साथ मिलकर इस देश की प्रगति के योगदान के लिए अपना एक संकल्प करना चाहते हैं और आपको यह स्मरण भी दिलाना चाहते हैं कि कोटा नगर ने ऐसे अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं इस देश की प्रगति में, विशेषकर देश की सेवा में अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे वो सेना का हो, चाहे वो राज्य स्तरीय प्रशासन का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो। यहाँ से हजारों की संख्या में विद्यार्थी सब जगह जाकर अपनी सेवाओं से सबको गौरवान्वित कर रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण, जो कि कैरियर एजुकेशन के लिए एक बहुत महत्व आवश्यकता आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना हम चाहेंगे। इसको भी एक ऐसी मान्यता प्रदान हो कि हर माता पिता, हर अभिभावक अपने बच्चों के कैरियर निर्माण के लिए आने वाले समस्त जटिलताओं को सरलता से देख सके, समझ सके, उनका निर्वहन कर सके। अब हम अपनी मांगे नहीं रखना चाहते, आपका आगमन ही हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी हमारी भाग्य की सराहना हम करते हैं। अब चाहे वो जीएसटी का विषय हो, चाहे अन्य कोई भी लाभ विद्यार्थी वर्ग को अपने शैक्षणिक प्रशिक्षण और कैरियर निर्माण के लिए हो, आप संवाद के माध्यम से उनको अनुभव करें। यहाँ से एक ऐसी स्मृतियाँ आप लेकर जाएं जिसको हम सब अपने जीवन के लिए अनुकरणीय माने। और आपका पुनः अभिनंदन स्वागत करने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय भारत। बहुत बहुत आभार गोविंद माहेश्वरी सर। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय ओम बिरला जी से, अध्यक्ष लोकसभा, उनके संबोधन के लिए। सर। शैक्षणिक नगरी कोटा में आज हमारे बीच में देश की यशस्वी वित्त मंत्री का मैं कोटा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय वित्त मंत्री के पहले देश की रक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपना दायित्व संभाला और हम सबका सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश की रक्षा मंत्री के रूप में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को दायित्व दिया और आपने रक्षा मंत्री रहते हुए देश की सीमाओं पर हमारी महिलाएं, हमारी जवान नौजवान महिलाएं देश की रक्षा करें, इसकी शुरुआत भी आपके कार्यकाल में हुई। और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जिसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में आज हमें गर्व है भारत पर कि आज हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। मुझे आशा है कि युवा शक्ति संवाद में आपको कई ऐसी जानकारियां मिलेगी जो शायद आपके जीवन में नहीं होगी और मुझे आशा है आपके संबोधन से एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया उमंग, आत्मविश्वास हमारे नौजवानों में आएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से आह्वान किया था कि आने वाले समय में मेरा नौजवान देश को विकसित राष्ट्र बनाएगा, उस सपने को पूरा आप करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और वित्त मंत्री जी का कोटा पधारने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ओम बिरला जी का आपके संबोधन के लिए। और अब युवा शक्ति आतुर है सुनने के लिए माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री को। तो मैं आग्रह करता हूं मैडम निर्मला सीतारमन जी से उनके संबोधन के लिए। Namaskar. Good morning. Manya Speaker Sahab Om Birla ji, Shri Govind Maheshwari ji or entire Maheshwari Parivar, and the most popular physics teacher NV sir, you know, actually it is an eye-opener for me that physics teachers are so lovable. I used to dread my physics teacher. So NV sir, good morning to you. Om Maheshwari ji, and also all the faculty members of the various institutions which are present here today, and the students who are belonging to various different institutions who have all assembled in this one hall of Allen. The name was also something which made me a bit curious, but I've got to know why it is named Allen. So to all of you all and to the media and to all the invited guests, my very humble namaskar and pranams to all of you all. I've come to Kota several times before. The earliest I remember Manya Speaker Sahab inviting me to his house must be some 10, 11, 12 years ago. Hey, are you all okay with me talking in English? Because if I start talking in Hindi, you will keep giggling. My Hindi is so bad. And actually in the parliament, Honorable Speaker puts up with it. Sometimes I can see him smirk, you know, have a bit of a smile because my grammar is so bad. So it's all right for me to talk in English, right? Okay. So, you know, it's so invigorating. I'm actually so touched. I might get a bit emotional while talking. I'm so touched by the presence of such lovely young faces. I'm honestly very touched. You know, it does give you a lot of motivation when you see energy so full in this room, so full as I walked in, so full before I entered the building. And it is that energy which keeps India going. Actually, it's that energy which is keeping our country going forward, and with a leader like Prime Minister Modi, who can understand the pulse of what is going on the ground. We are taking a direction which is really going to make India very proud. And since the population of India, more than 700 million of our population is in the young category. And all of you all are investing not just money, your time, your faculty, your family's energies, your parents are all investing for a future. Investing for a future through you. And this kind of a number, this kind of an energy, this kind of an enthusiasm, and see the number of girls here. Amazing. But I don't want that set of boys to feel less. You are the guys who bring in a lot more chivalry into the group, right?
The boys. Yes or no? You know, nowadays when I address young crowd, I only hear, eh. I don't know whether that's good or whether that's making fun. So sometimes at least the boys should say, yay. Yeah? You're the young chivalrous guys, yeah? You're going to have to lead from the front and push from the back, but our girls will be the leaders. Yeah? See, the idea is we'll get a picture. I'm not doing a political talk. I'm looking at a talk which is going to be India talk, which is all of you all. And since I have the honorable speaker here who is supposed to be above party politics, I'm not reducing my conversation with you for only politics. But if I speak anything to do with politics, I'm speaking about the collective responsibility of all of us who are in policy making areas. So, I am speaking politics, but not partisan politics. All right. So, everything that I'm putting before you is being said from the point of view of you, India, which is going to be made for the next 25 years, and India that has to be readied for a 2047. If look at the way we celebrate 75 years of India, so much energy, so much enthusiasm. We recall all those who fought for our independence. Many of you all in your younger ages, even younger than what you are now, wouldn't even have heard of the suffering which many of these freedom fighters undertook. Yeah? So, when we were in schools, we used to hear about them. Some of the children belonged to those families. So you really knew. You were closer to 2047, 1947, and so you could hear them lots more as first-hand experiences. But now, that generation is gone, and the next generation is giving it to you as a second-hand knowledge. But between our independence and today, you've heard of the several wars that India has to face. I was so touched by the fact that we had some children of martyrs come here and, be a part of the celebration today. People are giving lives in our borders, our own brothers and fathers and now sisters and mothers. They're giving their lives to protect the country. And you must see some of those parts of India. It's very well. Even Delhi's cold and Kota's cold, I'm coming with a shawl. Siachen Glacier. Even further up in Ladakh. Unbelievable, not habitable for half an hour. But our soldiers are standing there. Now women too are standing there to protect our country. What is it that they have in them to go and save and stand there in that biting minus 50-degree temperature and stand there 24/7 till they get their next posting? They are there. And similarly, in the borders in Rajasthan, we're all in Rajasthan. I've gone to the borders there. Some of the areas are so hot and some are impossible. But our border security force is always there. And so would you think Andamans is a beautiful island. But you go there, you know what kind of sweltering heat it is. You must see those soldiers there in their uniforms, but it is so hot because of the, surrounded by hot oceans. So these are not people who are there for just the salary or the perquisites that they get. They are there meaning to save this country from any aggression. Now, do we remember them every time we think about what this country is giving us? We should. Ideally, we should. And begin from there to say, all right, we've reached 75 years. Where will we be in 2047? Are we still going to be looking at,
there are still people really in desperate poverty. But some of us are fortunate enough to have enough wealth to take care of ourselves and also our luxuries. I'm not saying earning is bad. I'm not saying making good holiday abroad is bad. But every time we do that, we also think about those who still need to be pulled up from where they are. And therefore, my humble submission to all of you young minds who look for a fantastic India, who look for a future which is going to be so promising, who look for an India which is comparable to some of the best countries abroad. Yes, we will build that. We'll certainly reach that level. We have a fantastically clear visionary Prime Minister who's putting his best time forward, and fantastic young population before me, which is all investing. That's where I started my speech. You're investing your time to make a bright career for yourselves for the future. Very well, and all the best for that. But that career should begin with at least a moment of thought for those who have sacrificed themselves for this country, for obtaining the independence, or for fighting in the borders even today. Please do remember them. And build your career fantastically. Build your career. Equally, make sure wherever, whichever part of this world you are in, excelling in your professions. You have fantastic icons who have studied in India, but today who head brilliant companies abroad. I don't need to name them. You know them all. They're contributing not only for the companies in which they work, but making us feel proud. Hey, here's this guy who was with me. My uncle studied with him. My chacha was his classmate. My sister has worked under him when he was here. But today he heads one of the biggest companies in the world. Don't we speak like that? We feel so proud that a quality of education which this country has given has taken them forward to reach those destinations. And I'm sure many of you all will also be like that, reaching such destinations which the country is going to feel very proud about. I'm sure there will be people from these institutions in Kota who will say, yes, I remember that girl. She studied with us. But in reaching that level, I repeat, do remember this country. Do remember those people who made this country for us. Do remember that many of them did not get anything in return, and they didn't ask for one. They are the people who we should remember and do bright things for them to be proud of. You don't need to do anything individually for them. But the moment you do such wonderful things and pursue high quality excellence, that itself will make them feel very proud and happy. What I can say today for you is those of us who are so inspired, and I told you I was very touched by the way in which you received me today, the energy that you show here, makes me feel that the line through which Honorable Prime Minister is taking this country, being dedicated, being corruption-free, this country was almost as though it was cursed. Can we not have a clean administration? Can we not have leaders who are not corruptible? Can we not have leaders who will work for the country? These were questions which almost pessimistically, almost cynically, all of us said, possibly never. Possibly never in the near future. But no, you have it now. You have a leadership which is not corrupt at all, which is working for the country. And why is that important? Why is that important? So what? Arey 4 paisa unhone khaya, magar kaam to hua na. That attitude, is no good. 4 पैसा क्यों खाना है भाई? काम तो होना ही होना है. क्यों खाना है 4 पैसा? That idealism which is there in your minds,
The idealism which makes you think that there are countries which are so good, everything is available for the common people. Nobody makes big buck at the cost of the common man. But those countries are developed as well. Can we not be like that? It's a fair question to ask. And that is why a corruption-free leadership is most important for the Indian psyche. You want to be, psychologically you should feel that this country is a good country, it has got good leaders, we're all young people, we look for a bright future, we have hope here. It is only when you don't have hope, you think, oh, be damned with this country, I'm going wherever, because I can't sacrifice my life for this country. It's a genuine thought. So I want to put before you, first that norm where good administration, dedicated leadership, corruption-free. I'm not here to make my money, I'm here to make the country better. That's what has got such hope built in it for future generation. And that is what I want you to look at for today, for now, for the next 25 years. So by the time you in the next 10, 15 years come up for leadership levels, whether in your companies or whether in national politics, you have an example to go by. You have a leadership which you can look up to, saying, I know it pays to be good to the country. It pays to be clean. It pays to be a non-corrupt leader. So without saying much more on the data, which I'm sure you'll be able to ask me as questions, I just humbly appeal to you, keep this energy going. This country has a brilliant lot of things to offer to you all. You are the ones who are going to build this country. You're the country's bright future. I can see each one of your faces so lit with hope. And we are here to serve you. I don't want to say more than this. I'll of course be there ready to answer any questions. I can reel off statistics to say how many engineering colleges after 2014 have been built to show that rapidly things are changing in this country. How many engineering graduates have come out of this country? How many bridges, how many roads have been laid? But all that is data. I can always share with you. It is a spirit that I want to share with you all. That spirit you have shown me this morning. A spirit of optimism, a spirit of hope, and a spirit of positive thinking. So thank you very much for that. Thank you very much, Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, for your address and your motivation. With your kind permission, Madam, can we now take some questions from the young minds? Okay, so let me come down. I'll request you to please share your name, which stream you are studying in, and keep your question very brief. Please raise your hand and I'll come over to you. Yes, please. Good morning, ma'am. My name is Anshika Balwada. I'm from Rajasthan. I'm studying for the medical. My question for you is that how can you motivate people to pay their taxes, and how can you catch hold of those who are not paying them? Thank you. Thank you very much for that question. Catch hold may not be the word. Catch hold of those who are not paying? No, that may not be the word. We motivate them. We nudge people, saying your little tax helps us to, take care of children from poorer household, farmers, also lay good roads. So please do come forward and pay. So it is a persuasion rather than catching up. But I won't pretend saying I don't catch up at all. We also do some kind of a catching up. And how? Suppose there are people who are going on expensive holidays abroad or buying expensive cars. At the point where they buy their tickets or at the point where they buy the car, we take a small minimum percentage of tax deducted at source or tax, collected at source.
which will be 1% or less than 1% of the total expenditure that they incur. And then say, if you're already a taxpayer, no problem, you can deduct this 1% if it is over and above what you should legitimately pay. Or if it is not over and above it, please include this also. But if you're not even a taxpayer, then we'll know that you've gone on an expensive holiday, which you can't otherwise afford to go. Therefore, there's something, then we check up with them saying, why are you not paying your taxes? Are you not filing your returns? And then question them. So that's the way in which we catch up. Thank you, ma'am. Good afternoon, respected ma'am. I am Cheshtha Daswani. I am from Kota and I study commerce. Ma'am, in last year's budget speech, you mentioned about mental health tele-helpline. Ma'am, please tell us about its progress and provide us with some tips to handle success and failures in life. Thank you. Hey, I sometimes think there are members of parliament sitting here. Tell me about the progress. You're on track, I'm telling you. All of you all are on track. Sooner I'll see you all in parliament. Yeah, that's a very relevant question, and I'm glad a girl from commerce has asked me that. During the year 2020, the fact that schools were closed, parents were at home, you're not sure as to how long this is going to last. Do we have a medicine? Do we have a vaccine? And at that time, the kind of inputs that were coming in to us made us feel that stress is working on a lot of young minds. We need to have them served. And therefore, this telemedicine approach to counseling and help if in the extreme case somebody would need psychiatric help, all that was put in place, and strict confidentiality has had to be maintained in it because we didn't want anyone who approaches for such help to be exposed, and therefore that effort was made. And at the moment, readily, I may not be able to tell you what is the progress, but a couple of months ago, once when I had checked it up, it had received a good lot of responses, and it was serving its purpose. But exact numbers of how many people benefited from it, I may have to go back from the health department to get the data and come back. I'll have it sent to your institution or to whoever is the organizer, you can get it. And follow up saying she didn't reply. Thank you, ma'am. Yes. Good afternoon, ma'am. Ma'am, my name is Samarth Bhardwaj. I am from Haridwar, Uttarakhand, and I study currently at Commerce Study Division. Ma'am, I want to become an entrepreneur, and I want to ask you a question that what skills should someone have to become a successful entrepreneur? Thank you, ma'am. Oh, what a nice question, yeah. Before I answer that, just roughly tell me, which are the states from where we have today the audience? You have from Rajasthan? Gujarat? Madhya Pradesh? Chhattisgarh? Himachal Pradesh? Himachal Pradesh? Himachal Pradesh? No. Okay. Haryana? J&K? I can see a hand there. Jharkhand? Wow. West Bengal? Assam? Any of the Northeast, Sikkim, Meghalaya, Nagaland? Who's that? Sikkim? Nagaland? Manipur? Arunachal? How many? One, but you made so much noise here. Fine. How many from Maharashtra? Karnataka? Yes, Bihar?
Brilliant. Now let me ask. 1 minute, I'm coming. Let me ask. From Bihar. Wait there. How many other than Patna? Yeah, Bhagalpur. Gaya. Wow. Okay, now I go to Delhi. Yes, Karnataka. No. Karnataka, not one. One, yes, thank you. Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, not one. Kerala, Lakshadweep. Okay, so it's largely Bihar and Rajasthan. I know, I missed out. Thank you for reminding. UP. Very nice. Uttarakhand, I've already had a question coming. So Uttarakhand also has more than one? Very nice. All right, so mini India. And Uttarakhand question gets an answer. I'm so glad you want to be an entrepreneur, not want to just get into UPSC, writing IAS. To be an entrepreneur, I think the first thing is to be ready to take risks, both financial and also of the core business that you want to do. Calculate your risks and take risk. Second, familiarize yourself with the kind of facilities which are being provided by the government so that you can encash on them maximum. 2. 3, understand the competition which is around you, because that's what is going to determine how good you are, how cost effective you are, and how good is your product. So you need to understand your competition. And finally, be ready if your business doesn't work out to close shop and start a new venture. Closing is not a curse. Nobody is going to black mark you on it. But be ready to accept closure. Yeah? Thank you, ma'am. Yes, please. Good afternoon, ma'am. Myself, Mehak Gupta. I am from medical. My question is, please show some light on the establishment of digital university, which was mentioned in the last year's budget speech. Sure. Digital university is a very progressive thought which was brought in because India still has a lot of areas where good universities are not reaching out to. Because establishing a university in a particular place to get enough number of students, quality teachers, establish the infrastructure, all costs money. You need a place where you can at least get some good number of students for making it cost effective. Government tries to set up universities in far-flung areas, but private is also coming in. But even then, there are parts of India which doesn't have enough coverage. And therefore, you find universities are going to be a bigger, costlier proposition. And Prime Minister thought it was possible to bridge that gap by using technology. And that is where good universities of good high quality of education could, by that announcement which was made in the budget, could establish themselves as digital universities and provide through online and somewhat offline education to those students who are living in these far-flung areas. It's making good progress. Lot of interest has been shown both by the recipient students and also by the people who are in the field of education to understand how best their university can also become digital. It's like a hub and spoke model where that central digital institute of excellence will also give it to somebody else, and from there it can be for the student. So it is a model which India is unique in trying for a large country like ours, which also has digital mastery. So it is progressing well.
and medical education partly can also benefit from it. Thank you, ma'am. Yes, please. Hello, ma'am. My name is Divya Agrawal. I'm from Rajasthan. My question is, how do you handle India's economy? What are the challenges? Thank you. It was just a two-line question, yeah? And I'm expected to answer. I'll be a flop in answering this. Because the question is so simply worded. And she's really very good in putting everything concisely. She must have been very good in prissy writing in her school days. Well, the complexity of the Indian economy is the one which makes it a lot more difficult. But we have a Prime Minister who's well rooted because he was a Chief Minister. He knew how things are handled in the ground. Then you also have a team of ministers who are constantly hearing from their own crowd of, let us say, constituencies, the problems which are faced by them. And also have a good set of bureaucrats, not just in Finance Ministry, but across various ministries, who constantly remind you of the developments which are happening elsewhere. It is important to have a good ear than speak. So the more you listen, the more you get good ideas. And then you handle decision making. So in short, that's the answer I can give you. But of course, it needs a lot more elaboration at some other time. Thank you very much. Let's get some questions from this side. Yes, please. Hey, from the boys there, yeah? Okay. The mic doesn't seem to go that side at all. Poor guys. Okay. So let me go to the boys then. Yes. But do remember to come back to this girl. Yes, I will. Who took the mic and I refused. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I am Rajiv from Chhattisgarh. Ma'am, my question is to that if we see a young entrepreneur who is just in college and has executed some idea or plan as a form of a company and wants to shake hands with government for his small projects, like he can be in defense, finance or anything. So what are the steps that government has taken? Like we have seen that 10 years ago, if you talk about entrepreneurship, it was just like, what is that? But now we know every village people knows what's entrepreneurship. Ma'am, thank you. A very good question, I would think. You know, to meet up with government is not difficult. You just should send an email of sorts to any department, industry or to defense, because you're talking about defense production, or to finance, or to any ministry, MSME. You will get an audience with the concerned officer or with the minister. The point is, before you come, and you're welcome to come, I'm not stopping you, you're welcome to come and meet anybody. But in each of these areas, today in governance, the government believes in putting out a lot of FAQs. You know FAQs, right? So FAQs are available. You go through that. And if it still doesn't answer some of your question, being a young entrepreneur, you're welcome to say, hey, look, I've seen all these FAQs. I still have some questions. I need to meet up with somebody. You will definitely have someone calling you back or answering you in your mail saying, welcome to come and meet us. If it doesn't happen, send it to me. I will forward to the concerned. But you should meet. You get a lot of good experience from it. Thank you, ma'am. We'll take her question. Yes. Sorry, I had to move to the boys before you It's could. fine. Good afternoon, ma'am. I am Tamanna from Rewari, Haryana. I would like to ask you a question. That there is big difference in the number of students and number of seats in the medical stream. So by when can we expect every district to have a medical college of its own? Thank you. Welcome to you.
I'm sure you know what I'm looking at. I want to give you actual data and also promise you that the intent of the government is to move fast to provide more medical seats, more engineering seats. Not just give seats, give quality education and also bring into these courses an element of skilling and an element of being ready for the global demands. When I say this, you all know very clearly that even within India, engineering graduates, when they go for a job, many of these well-established companies say it takes us nearly 6 months to get them job ready. You have a degree in your hand, but are you job ready? And that is where the companies feel after good quality engineering college degree holder being recruited, they spend 6 months in skilling them, getting them ready for the job. And so with the medical education. You're ready, your internship readies you, residency readies you. But after that, you would want to be in the company of people from whom you can learn. So India is moving rapidly towards, and I know, for instance, in Japan, in Singapore, even in Italy and Germany, countries want our graduates, engineers and doctors, nurses. But they also have a handicap in that you're all very good in English, but you're not probably familiar with Japanese or German or Italian. And therefore, nowadays, government has brought in those country cultural heads to come into India and train our students in the last year or 1 year before that in the languages required, in those certifications which are required so that you can be mutually recognized. Your degree is recognized by them, their degree is recognized by us, so that you can get into jobs. So I just want to highlight the fact we are one of the third largest in higher education in the globe. Over 40 million students are enrolled across 1,000 plus universities and 42,000 plus colleges nationally. Okay, this is a report of 2022. I'm giving you the latest figure on it. And there are combinations which are not available elsewhere, like biology and computer sciences. We Indians do that. Nanotechnology has combination of physics, chemistry, material sciences, and also engineering. These are available today in universities which earlier we wouldn't have imagined having. Similarly, material physics, electromagnetics, optics, radio engineering, and electronics are all being offered as multidisciplinary, and so on. But about the seats, I think I will have to do a bit more search without taking much of your time. I will gather it, but I know for sure the number of medical colleges have rapidly increased. You were specific in asking me when will we have a medical college each district. That is already moving apace. We are establishing now in every district at least one medical college so that students need not travel too far to get their education. Thank you, ma'am. With your permission, can we take a couple of more questions? Ma'am, we'll take a couple of more questions. One from here. Yes. Ma'am, good morning, ma'am. Myself, Atul Kumar from Bihar. My question is that what kind of government program running for the help to encourage entrepreneur financially? What kind of program running for entrepreneur financially nowadays? There are actually several programs which are there through which entrepreneurs can be funded. That's the question, right? What kind of programs are there for funding entrepreneurs, right? Yes. Yes, there are several programs.
It depends on what kind and what size and what scale of business you're doing. If you're a very small, absolutely small one, under the nano MSME schemes, micro, small, medium, we have also brought in one lower end category called nano, where smallish businesses can also be funded from the banks. They get very concessional rate of interest. They've also got subsidies being given by the government. Some state governments also provide it. So it varies from the size of the business, the kind of business, and if it is an R&D related entrepreneur, he gets different advantages as well. Thank you. Yes, please. Good afternoon, ma'am. I am Komal from Haryana. I am studying medical stream. My question to you is... You're studying what? Medical stream. Medical. Okay. My question to you is, Kota is known as Shiksha Ki Kashi, as Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi said. What do you think about Kota? What are the growth prospects of the city? Thank you. Oh, what can I think of Kota? Look at this. But one thing about Kota which I need to say, you're all from different parts of the country. Yeah, but you come to Kota. You all come to Kota. So there is something about the residents of Kota who understood the need for that fine-tuning of school education, which readies you for the best of universities or institutions in the country. So Kota's smartness, it's like a cake which is readied. It's all ready. You just need the bit of icing on the top, and you need some decorative thing on the top. And that icing makes it all the different from any random cake. So Kota realized, get all these students from all over the country, give them that finishing trick, grill them into it. You're grilled, right? So they grill you. It's like a diamond which gets polished. Otherwise, it's unpolished. It doesn't glitter. So you get that polishing. And then you're ready to face the challenge of any top-notch institution, Indian Institute of Sciences, Indian Institute of Technology, some of the best medical colleges, and so on. So what do I know of Kota? What do I admire of Kota? And what do each one of us owe the people of Kota? It is this smartness that they realized that there is a gap between entering a top-notch institution or university and your finishing years in school, irrespective of the state. That gap is what is to be finished or completed or refined or readied. Kota and people in Kota recognized it. And they thought, why not we serve that gap? And they started doing it, attracted the best minds from all over the country. They can be smart and, have a formulation to do it, but without each one of you all coming here, that polishing wouldn't be effective or it wouldn't have a start. You recognize that Kota technique. You said, all right, I'll come here and have that refining, that polishing. So you bring that value addition to Kota. Kota is sitting with the technique. You come, give them that value addition, and together you make a success of India's educational achievements. That's what I remember of Kota. Without you, without the smart kids from all over India, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Haryana, and all over, without you, Kota doesn't get that credit. And with you, that smartness to identify a business proposition in the name of education.
Kota stands out. So that's the combination which is very positive and good. Thank you very much, madam. Raise your hands if you want to ask questions to the Honorable Finance Minister. Ma'am, you have to come to Kota more often. See, the questions are never ending, but respecting time, maybe we will wind up this Q&A here itself. Any last minute thoughts? What message would you like to give to these young minds? No, I want them to give me the message. What is it that they expect of leadership today? What is it that you want us to do? So can we have one or two from... Yes. What do you expect from leadership? What I expect from the government is to eradicate that reservation and category preferences that we are facing right now. Ma'am, can I talk in Hindi? Of course. Any language, I'm okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. आई जस्ट मतलब कि मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है इंडिया में बहुत कम है इन कंपेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो क्यों नहीं हम लोग जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को गवर्नमेंट के अंडर मिले, ताकि ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया में मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली है जो 1 करोड़ 5 इयर्स का एफोर्ड नहीं कर सकती है, बट हम लोग अपने एजुकेशन के थ्रू जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हैं. हे, मातृभाषा में बात करने में ना ताकत आ जाता है. Yes, any other thoughts for leadership? Yes, please. Good morning, ma'am. Ma'am, as you said that we have a combination of educations being provided today in universities, I just wish to request you that there is a combination of computer science with biology, which is very less and it is just available in VIT today. And I just ask you if we can elaborate it, if we can expand that, because that has a lot of opportunities sitting there. And I'm one of those students with biology and computer science. And I really wish that I get that opportunity to enter. And VIT is a private college, and we want more such colleges which are affiliated by the government. And I wish that that could happen ever ahead. Point taken. Thank you, ma'am. Thank you so much. Hello, ma'am. 1 minute. Hey, boys. There's an inherent bias. The mic doesn't want to come near you all. Do something to get it. After her, the mic will come to you. Just hold on. Yeah. Please go on, ma'am. Good morning, ma'am. My name is Apala Mishra and I'm doing medical. और मैम जब से मैं यहाँ पे आई हूँ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कॉन्फिडेंस कभी एकदम लो हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है. लाइक आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बट द थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी एक पॉइंट पे ऐसे लगता है कि होगा या नहीं होगा, यही रहता है दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट. What did you say is your name? Apala Mishra. Apala, first of all, the fact that you're able to stand up and say this. And I'm not trying to mock anybody. I'm absolutely serious now. I'm not trying to mock anybody. But the moment Apala highlighted this as a challenge for her, how many of us felt, at least she asked that question, I didn't. Yeah? So you, Apala, have no reason to feel ups and downs. Look at how many of them who didn't ask that question. You had the courage to ask. I'm tensed. I'm so No, you should be the last person to be tensed. Yeah, you're getting up to say, look, ups and downs.
The moment you have recognized ups and downs, that's half the bridge crossed. I'm honestly telling you this. I'm honestly telling you this. And if I were to be closer to you now, I would have given you a huge hug. Honestly. Let's all understand, life is never going to be without ups and downs. Hey, boys. Yes, ma'am, let's get You questions don't from want answers? Good afternoon, ma'am. Wait a minute. Hey, come on. I've not finished the answer I'm giving Apala. But that answer is important for you all also. Don't pretend you don't have ups and downs. The typical boy mentality, no? I don't have any of this. Is so girly. And it is they who have the biggest ups and downs who pretend, oh no, None of that. None of that. The answer that is being given to Apala is more for the boys. Thank you, ma'am. Ups and downs you always have in life. You will have more of it, don't worry. But the fact that you recognize it, and the fact you recognize that that really drains you down, is enough for you to know that you will overcome it. You have to motivate yourself. You have to motivate yourself because what comes from within is the one which stays with you. I can tell you 10 things and go away today. But unless you self-motivate, saying, hey, come on, yes, ups and downs. Yes, today was a bad day, but I will see tomorrow better. You will be better off for it. And Apala, today, I wish you that today will be the last day you will feel it. From now, you'll smash it up. Good afternoon, ma'am. My name is Varun. I am from Maharashtra. My stream is commerce. My question is, the biggest problem of India is unemployment. 6% of India of people are unemployed. As a youth, I want to see 0% unemployment. It's a very important question. It's a very important question, and I recognize the importance of it. But today, I just want to know, where are you? I didn't ask, where are you from? I said, where are you? What course are you doing? What is the course you're doing? Hang on. I heard commerce. What in commerce? Are you in BCom first year? 11th, CA Foundation. Huh? 11, 12, CA Foundation. th and 12th, CA foundational course. I honestly request you, humbly, focus on what you're doing today. Since you've chosen to do CA, come out brilliantly in it, and the moment you come out, you will have a job in your hand. I'm not predicting. I'm not giving a jyotish. With skill, with some qualification, once you seek a job, you get it. I'm not saying it's all available there. It will have to be created. More will have to be created. There is a disproportionate number of people who want the jobs, who will have to be provided with jobs. It's a right concern that you have in your mind. But don't let that bog you down from completing what you've undertaken. Focus on it, complete it, by which time I'm sure there will be a lot more opportunities for you. Thank you very much, ma'am. There are so many questions. Now, collectively, will you all ask one question among yourselves?
Good afternoon, ma'am. I am Anirudh Raj from Bihar. Ma'am, I want to ask you that India's rank in ease of doing business is good, but India's rank in ease of starting business is not so good. So what I can expect from government so that India's rank in ease of starting business improves and we can see new entrepreneurs and India full of employment. Thank you, ma'am. Very pertinent question, but I want you to understand a little nuance in that, a little calibration in that. Ease of doing business is not just a central government responsibility, because business, after all, starts in some state. The central government can bring in rules, regulations, and also bring in meaningful regulations, remove many of the burdens, and give it as a policy. It can be implemented in the union territories, which the Government of India is responsible directly for. But further down, it is the state governments which also equally will have to do it. Similarly, if you are living in a municipal area, the municipality also will have to understand that we have to be part of this easing of doing business. Or if you're living in a panchayat, the panchayat area should also know that ease of doing business is an important criteria for businesses to prosper. So it is not just Government of India, it is different layers until the last layer. And that's where we now in Government of India are engaging with different layers of people and different layers of administration so that this ease continues across the country. Thank you very much. A big round of applause for the Honorable Minister for answering all the questions. Thank you very much, ma'am. You have really guided us. And I think Apala's question was the most important because National Education Policy 2020 also talks about joyful learning. If it's not joyful, it's not learning. And thank you very much for guiding us joyfully. Thank you. We like to now honor the words of martyrs. Like you said, madam, whether it is those who contributed to India's freedom struggle or the 75 years of nation building, let's salute those who made the supreme sacrifice because of whom we are today safe and secure. So we like to honor the children from those families. I like to invite them on stage so that the Honorable Minister and also Honorable Speaker Lok Sabha could honor them. Please welcome on stage Rajesh Ratna. He's a 12th class student. Ma'am, he's pursuing engineering now. That is his dream, to become an engineer. Thank you very much, Rajesh, for your presence today. And we'll request the Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs to honor Rajesh. I'd like to invite on stage Priya Kumari and Preeti Singh. Priya is studying in 11th and wants to become an engineer. Her sister Preeti Singh has passed 12th and she wants to become a doctor. हेलो देखिए बच्चों, शहीद परिवार के बच्चे हैं, आप लोगों के लिए लगातार इनकी तालियां बजनी चाहिए। ये हमारे देश की शान है। इनका अभिनंदन हम कर रहे हैं, मतलब हम हमारे देश का अभिनंदन कर रहे हैं। कौशल, नुपुर, सुमित शर्मा, छवि, अंकिता सिंह। Let's have a group photograph for posterity. The honor today and the recognition will surely help the families and the students to do well in life.
We bow in gratitude and reverence to everyone who has contributed to nation building. Thank you so much. Thank you to the students. We like to invite on stage Govind Maheshwari sir and Rajesh Maheshwari sir so that we can extend a token of gratitude to Madam Nirmala Sitharaman ji, Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Member of Parliament, Rajya Sabha representing Karnataka. Thank you so much, thank you very much, madam, for your time today. We like to present a memento, and this is the beautiful Tirupati Murti, ma'am. I'm sure you'll like it. Thank you very much. We'd like to extend token of gratitude and present this memento to Mr. Om Birla ji, Honorable Speaker, Lok Sabha. I'd like to request Naveen Maheshwari sir to now propose the formal vote of thanks. हम बहुत आह्लादित हैं कि हमारे को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने ये मौका दिया कि ऐसी विभूति को कोटा में बुला के आप सब बच्चों से मिलवाया। हम उनके शब्दों से, उनकी ओजस्वी वाणी से सब आज बहुत प्रभावित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो आज संदेश मैडम ने यहाँ से दिया है वो निश्चय ही आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। मैं हृदय के अंतःस्थल से माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय ओम बिरला जी का पूरे परिवार की तरफ से, पूरे कोटा की तरफ से धन्यवाद करता हूं। आज इस धन्यवाद के लिए मुझे कहा गया तो मैंने 2 शब्द कहे हैं, लेकिन धन्यवाद करने से हमारा कोई वो कम, बहुत छोटा होगा वर्ड ये, क्योंकि जितना बड़ा आज हमको गिफ्ट मिला है इनके आगमन से, वो कोटा के लिए और कोटा के बच्चों के लिए निश्चय ही एक बहुत बड़ी नए साल की सौगात है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. With that, we conclude this Yuva Shakti Samvad. Thank you once again to the honorable dignitaries. Madam has to go now for another program, the Credit Outreach Program. A big round of applause for all the guidance we've got from both of them. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे मिलके मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, एक बार सब बैठ जाइए। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। ध्यान से सुनिए, आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसी अनुशासन के साथ आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अभी हमारे अतिथि लोग इस मार्ग में हैं, आप लोग अपने स्थान पर रहें। कुमावत सर आपको यहाँ से गाइड करेंगे कैसे आपको जाना है। तब तक साथी न कारवां है ये तेरा
चला दिल के सहारे करते हैं मंजिल तुझको पुकारे एक कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के ओ राही 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 रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे ताए बाहर के हो राही हो राही। ना प्लीज लिसन केयरफुली। आप क्या बैठने की जगह नहीं है, बैठ जाइए एक बार, थोड़ी देर के लिए और बैठ जाइए, जस्ट फॉर 2 मिनट्स ओनली। मैं बॉयज से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एग्जिट है पीछे